डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग बायोलॉजी अथवा जीव विज्ञान के जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको देख रहे हैं और इसमें कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और यह 100 क्वेश्चन का एक एक पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब यह तीसरा पार्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को मेरा आपको सुझाव है कि शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल का परीक्षा है या रेलवे की परीक्षा है, उसमें यह आए हुए हैं और आगे की भी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो वीडियो को आइए देखते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ जीवन देता है। अब ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जो शीत प्रकोष्ठ है यानी जो कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें जब हम फल का भंडारण करते हैं या फिर किसी बीज का भंडारण करते हैं तो वो लंबे समय तक टिकता है। इसके पीछे कारण क्या है? और इसमें जो श्वसन दर होता है यानी रिस्पायरेशन का रेट जो होता है उसका ह्रास हो जाता है और श्वसन दर काफ़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि कम टेम्परेचर होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, यानी जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री से लेकर 36 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में ये काम करते हैं। और जब इसका टेम्परेचर हम जो कोल्ड स्टोरेज में यानी 4 डिग्री या 0 डिग्री या -8 डिग्री पे कर देते हैं तो यहाँ रिस्पायरेशन काफ़ी कम हो जाता है और इससे जो होता है वो लंबा जीवन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शरीर के उचित विकास के लिए क्या अनिवार्य होता है? तो जो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड तो ऑब्वियस सी बात है, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन्स है वो तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं यानी खनिज होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं या अनिवार्य होते हैं। इसके बगैर मानव शरीर का उचित विकास नहीं हो सकता है। अगला है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है। अब ऐसी बात है, इसीलिए इसको इसेंशियल विटामिन्स कहते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण हो जाता है, जैसे विटामिन डी का। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा जो होती है वह विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। विटामिन के का संश्लेषण हो जाता है हमारे शरीर में, लेकिन विटामिन ए, बी, सी इन सब का संश्लेषण नहीं हो पाता है और इनको हमें भोजन के रूप में बाहर से लेना पड़ता है, इसीलिए इसको इसेंशियल विटामिन्स कहते हैं। जो इकोमार्क है, इसका प्रतीक किससे संबंधित है? तो इकोमार्क ये पर्यावरण से सुरक्षित सामग्री से है, यानी इकोमार्क किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको इकोमार्क कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। यह क्वेश्चन लगभग 10 बार पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1986 में पारित किया गया था। निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो यह भारती और मैत्री भारत के 2 अनुसंधान स्टेशन हैं जो कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। एक आर्कटिक होता है और एक अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है वह दक्षिणी ध्रुव है, आर्कटिक जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है यानी उत्तरी ध्रुव होता है। तो दक्षिणी ध्रुव पे भारती और मैत्री जो भारत के 2 परिचालित स्टेशन हैं। सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ये होता है एसिटिक एसिड। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे यह पीसीएस में हो या पीपीएससी में हो या फिर रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया हुआ। हड्डियों में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट होता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे अम्ल में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी HCl इसका सूत्र है और इसका पीएच 1 से लेकर 3 होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसका घनत्व मापने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग धुआं का घनत्व नापने में किया जाता है। यह यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। अनवीकृत ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत जो होता है वह है पेट्रोलियम और कोयला। नॉन रिन्यूएबल वो स्रोत होते हैं जो कि निकट भविष्य में यह समाप्त हो जाएंगे और इनको फिर से तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको बनने में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। और नवीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यानी रिन्यूएबल, जो कि बार बार हम पाते रहते हैं। ये
समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा हमेशा मिलती रहेगी और ये समाप्त नहीं होने वाली है अभी हाल फिलहाल। और बायोगैस या जल ऊर्जा जो होती है, वाटर भी हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं और उसको रिसाइकिल करते रहते हैं। यही हाल है बायोगैस का भी। विद्युत विभव कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि, यानी अदिश और सदिश राशियां ऐसी वो राशियां होती हैं जो कि जिनको शो करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग हुआ, त्वरण हुआ, इसमें दिशा जरूरी होती है। बल हुआ, इसमें दिशा की जरूरत होती है। लेकिन विद्युत विभव जो होती है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये दक्षिण अफ्रीका के थे। इन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ था। रेडियोधर्मिता के बारे में क्या सही है? रेडियोधर्मिता बेकुरल दंपति ने खोजी थी और यह नाभिकीय गुण है। इसमें इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसमें अल्फा, बीटा और गामा रेस ऑटोमेटिक निकलती रहती हैं। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया जाता है। और जो हाइड्रोजन बम होता है या न्यूक्लियर बम जिसे कहते हैं, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन ही है। और सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल या विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यह सामान्य दृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नेम यह है राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है नियासिन, इसको पीपी भी कहते हैं। और विटामिन बी फाइव का नाम पेंटोथेनिक एसिड है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। और विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और एच का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और इसमें एक धातु पाया जाता है जो है कोबाल्ट, इसीलिए यहाँ पे एक कोबाल है, कोबालमीन। कोबाल से होता है कोबाल्ट और अमीन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है या कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, और विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है फिलोक्विनोन। यह 2021 यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है और 2020 में यह पूछा गया था कि विटामिन के का जो स्रोत होता है वह क्या होता है। तो अल्फा अल्फा एक घास है, इसमें विटामिन के सबसे ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन के हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सिंथेसाइज भी होती है, यानी बनती रहती है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार किसके कारण होता है? तो जो यह डिफ्यूजन होता है प्रकाश का, और इसमें जो धूल के कण हैं, डस्ट पार्टिकल हैं जो वायुमंडल में, यह प्रकाश का कण जिससे पड़ता है तो वह रिफ्रैक्शन होता है उसका। और फ्लाई एश जो प्रदूषण होता है वह थर्मल पावर प्लांट से होता है। एश मतलब होता है धूल या धुआं। जो फ्लाई एश होता है यानी जो धुएं होते हैं, इसका प्रदूषण कैसे हो? जो थर्मल पावर प्लांट है, यानी जहां पे कोयले जलते हैं और यहां से जो धूल निकलता रहता है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। खीरे को काटकर नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो यह होता है परासरण। यह प्रासरण नहीं है, यह परासरण है और इसकी इंग्लिश है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है जिसके कारण खीरे पर जब नमक डाला जाता है तो उससे पानी निकलता रहता है। परावैगनी किरणों को काटने के लिए कौन सा कांच प्रयोग में अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा है। काटने के लिए मीन्स हटाने के लिए, जो परावैगनी किरणें हैं उसको हटाने के लिए हम कौन सा कांच प्रयोग में लाते हैं? तो यह है क्रुक्स कांच। जो क्रुक्स ग्लास है, ये इसका चश्मा बनाते हैं। और खास करके जब हम देखते हैं जब कोई बिल्डिंग लोग करते हैं, जो बिल्डिंग करने वाले हैं जो, तो यह क्रुक्स कांच का जो ग्लास होता है इसे बनाया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट में आवश्यक नहीं पाया जाता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है C6H12O6, यह एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व किसका है? तो क्लोरोफिल और आरएनए में, डीएनए में और प्रोटीन में, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में और क्लोरोफिल में, इसमें नाइट्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है। किस कण पर जीरो चार्ज होता है? तो न्यूट्रिनो या न्यूट्रॉन जो होता है, ये उसका
अपोजिट है न्यूट्रिनो, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रिनो का जो होता है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल कहाँ पाया जाता है? तो यह है एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई में जो होता है गैसीय एक्सचेंज होता है, यानी जो हम ऑक्सीजन अपने सांस के माध्यम से लेते हैं ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाता है। तो एल्वियोलाई एक जो फेफड़े का बेसिक यूनिट होता है, यानी करोड़ों एल्वियोलाई मिलके ये हमारे फेफड़े को बनाते हैं। किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो यह मोरेसी कुल है, एक कुल है जिसको मोरेसी कहेंगे। काफी टफ क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि कुल वगैरह कोई नॉर्मली कोई पढ़ता नहीं है। यूपीपी से 2021 का क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो ब्यूटेन। यह लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो यह है ब्यूटेन। और कौन सा रोग मच्छर वाहित है, यानी कौन सा रोग ऐसा है कि जो मच्छर के द्वारा होता है? तो इसमें डेंगू एडीज एजिप्टी से होता है, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई से होता है, और मलेरिया रोग जो होता है ये सारे मच्छर से होते हैं, यानी डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया रोग मच्छर के द्वारा होते हैं, मच्छर के काटने से होते हैं। विटामिन ए किससे मिलता है? तो यह गाजर से या पपीता में, इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल की कमी से आंखों में ये होता है, रतौंधी होता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? हमारी आंख में रेटिना होती है, इसीलिए इसको रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, और यह किस में पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, यानी नींबू प्रजाति के जितने फल होंगे उसमें पाया जाएगा। और आंवला जो होता है यह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी कार्ट लीवर ऑयल में पाया जाता है। विटामिन बी6 जो होता है वो धान की चोकर पाया जाता है। यह 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि विटामिन बी6 कहाँ से पाया जाता है? तो जो धान का चोकर होता है उसमें बी6 सबसे ज्यादा पाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। विटामिन बी2 या राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह किलोसिस होता है, जबकि बी1 की कमी से बेरी होता है। पेलाग्रा रोग जो होता है वह विटामिन बी5 या पायरडा, इसको कहेंगे हम लोग पेंटोथेनिक एसिड। 5 पेंटामिन्स होता है 5, इसीलिए इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। जबकि कुछ बुक्स में जैसे वाणी में ये बी3 दिया हुआ, बी3 का नाम पेंटोथेनिक दिया हुआ है, जबकि नहीं, बी5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन है। यह लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। और लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाए जाते हैं। जो ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड में डाला जाता है तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर जब बेस में डाला जाता है तो वह ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह लाइकेन से ही बनते हैं। बाटुलिज्म क्या होता है? बाटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम से होता है, और यह भोज पदार्थ जो होते हैं जिसमें विषैलापन हो जाता है, यानी जो हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग, यह बाटुलिज्म कहलाता है। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मेथ्योग्लोबिन। इसमें इसका क्वेश्चन इससे पहले नाइट्रेट भी दिया हुआ है, कई बार पूछा हुआ कि नाइट्रेट किसकी कमी से किसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो यह पहले नाइट्रेट दिया हुआ था, लेकिन इस बार जो ऑप्शन आया हुआ था मेथ्योग्लोबिन, और आयोग ने इसको मेथ्योग्लोबिन ही माना हुआ, जबकि ऑप्शन में नाइट्रेट भी दिया हुआ था। तो अगर दोनों होता है तो इसमें मेथ्योग्लोबिन हम इसका आंसर लगाएंगे। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो यह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से, यानी mg पर dl के रूप में यह ब्लड शुगर लेवल नापा जाता है। और लौंग जो होता है, यह लांग नहीं है, लौंग होता है, यह फूल की कली है, सूखी फूल की यह कली है। ये 255 नहीं होगा, ये आरओ 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछे गए हैं नीचे जो जितने हैं। जीवाश्मी ईंधनों में एक मार्ग ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वह क्या है? सूर्य है। यानी इस पृथ्वी पे जितने भी एनर्जी हैं या जो भी एनर्जी स्टोर होती है वह सूर्य से ही आती है, और किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर वह उसमें फॉसिल्स में या जीवाश्म में वो स्टोर होती है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? सूर्य ऊर्जा। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वह सूर्य की ऊर्जा से ही चलता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो यह हीरा है, और यह भी कई बार पूछा जा चुका है। लौह धातु की क्षयकरण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो जो आयरन होता है उसमें आयरन ऑक्साइड बनता है, तो ये
ऑक्सीकरण के लिए हमेशा से ऑक्सीजन चाहिए। नमी और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जो लौह धातु होते हैं उसमें जंग लग जाता है, उसको क्षयकरण कहते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार, SONAR। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यह वेटलैंड साइट से है, यानी आर्द्र भूमि संरक्षण से। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर सम्मेलन, यानी आर्द्र भूमि दिवस। और अल्फा अल्फा से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह विटामिन के प्राप्त होता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। विटामिन के ये एंटी हीमोरेजिक फैक्टर कहलाता है, यानी विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है और यह कटने के बाद ब्लड बहुत सारा बह जाता है। जब भी कभी ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें विटामिन के ही होगा, अगर विटामिन पूछा जाए तो। गेहूं के भ्रूण तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह विटामिन ई प्राप्त होता है। कार्ड लीवर ऑयल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है, आरओ में पूछा हुआ और बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाला रंग कौन सा होता है? तो बैगनी रंग होता है। यानी जो प्रमाणित बीज होता है, सीड्स जो बेचे जाते हैं, उस पे बैगनी रंग का टैग लगा होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन यानी पीसी कल्चर से रिलेटेड है नीली क्रांति। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी 2 या 3 बार आया हुआ है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड भारत सरकार के द्वारा 1992 में की गई थी। और वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह होती है, इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। इसका एक ट्रिक है, ट्रस्ट मी, यानी ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, फिर मीजोस्फियर के बाद ऊपर एक्सोस्फियर या एनोस्फियर कहलाता है। किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग कार की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी में हमेशा किया जाता है। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन पूरे पर्यावरण में सबसे ज्यादा यानी 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन ही है जो ऑक्सीजन को जलने से रोकती है। यानी जो ऑक्सीजन है वह जलता नहीं है और ऑक्सीडेशन से, किसी भी चीज को ऑक्सीडेशन से रोकती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन एक तरह से बाकी चीज को इनर्ट कर देती है या अक्री कर देती है, जिससे कि वो जल्दी से रिएक्ट ना करे और खराब ना हो। तो इसीलिए आलू के चिप्स में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे वो खराब नहीं होता और ज्यादा दिन तक चलता रहता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है? तो ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलाइजेशन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी ठोस को गर्म किया जाए तो वो द्रव में न बदल के वो सीधे गैस में बदल जाती है, जैसे कपूर का जलना, यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आयोडीन का वाष्प में बदल जाना, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इसको डिजॉल्व कर दिया जाता है किसी द्रव में और उसके बाद इसको गरमाया जाता है, तो जो पानी उड़ जाता है तो फिर ये अलग अलग हो जाता है। सफेद प्रकाश में उपस्थित कौन सा रंग प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो यह लाल रंग है। इसीलिए जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है यह सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और जो बैगनी रंग है वह प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा विचलित होता है। सफेद प्रकाश के उपस्थिति में कौन सा रंग प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा विचलित होगा? तो यह बैगनी रंग है। इसका जो वेवलेंथ है सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। हींग किससे प्राप्त की जाती है? यह पौधों की जड़ों के निष्कर्षण से पाया जाता है और यह ईरानी मूल का पौधा है। यह बार बार पूछा गया कि हींग कैसे प्राप्त होता है? तो हींग एक पौधे से प्राप्त होता है और पौधे की जड़ों के एक्सट्रैक्शन से यानी निष्कर्षण से प्राप्त होता है। त्रिकोष्ठी हृदय किसमें पाया जाएगा? तो जो उभयचर हैं उसमें त्रिकोष्ठी हृदय यानी 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। जो हम लोग हैं यानी जो मैमेलियन है, इसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो जैसे जैसे जो मछलियां हैं, मछलियों में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है, वैसे वैसे जो हार्ट का चैम्बर है वो बढ़ता जाता है। वह 1 चैम्बर से लेकर या 4 चैम्बर तक होता है। हम लोग मोस्ट एडवांस हैं जो मैमेलियंस हैं, और जो फिशेस हैं वो लीस्ट एडवांस होती हैं या उससे जो जल में रहते हैं। जेनेटिक्स का उपयोग प्रायः किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। जो जेनेटिक्स होता है यानी आनुवंशिकी होता है, इसका प्रयोग करके ये कृषि में हम लोग नए नए बीज बनाते हैं, नए नए तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित
अधिकरण यानी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी और इस समय आदर्श कुमार गोयल जी इसके अध्यक्ष हैं। यूपीपीसीएस 2020 के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा उपस्थित होता है? तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लोहा पाया जाता है, यानी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन इसमें लोहा होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। जीन के भीतर अनुक्रम के आधार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। यानी जीन जो क्रोमोसोम पे लगे होते हैं एक सीरीज में, अगर उसमें उनका सीरीज बदल जाता है, यानी मान लीजिए जो 5वें नंबर पे जीन है वो बदल के एकाएक वो 6ठे पे चला जाता है या फिर फर्स्ट पे चला जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और इससे उसमें वेरिएशन आ जाता है। और म्यूटेशन की खोज किसने की थी? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है और खास करके जो हमारे भोजन का पाचन है वो हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है। जो हमारा टाइलिन है, जो लार है, उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से शुरू कर देता है। लेकिन प्रोटीन का पाचन हमारे स्टमक से होता है और प्रोटीन का पाचन करने वाले जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन एंजाइम होते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो यह मुंह से प्रारंभ होता है। और पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? जो पालिश किया हुआ चावल है उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है और इससे बेरी-बेरी रोग हो जाता है। और जबकि विटामिन B6 सबसे ज्यादा चोखा, यानी जो ब्रान होता है, यानी धान का या चावल का जो ब्रान होता है उसमें B6 सबसे ज्यादा पाया जाता है। और जो चावल जब पालिश कर दिया जाता है तो उसमें B1 की कमी हो जाती है। मनुष्य का रक्त जमने के लिए कौन सा जिम्मेदार विटामिन है? तो यह विटामिन K है। मस्तिष्क के हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? तो यह ब्रेन या मस्तिष्क, यानी जो हृदय गति, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। हृदय की गति को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारा जो ब्रेन है या मस्तिष्क है वो हृदय की गति को कंट्रोल करता है। मानव शरीर के संतुलन के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ही उत्तरदायी होता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होता है वह किस जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो जो जितनी दाल की फसलें हैं, यानी जो द्विदाली होती हैं, जैसे दाल है, चना है, मटर है, मसूर है, तो इन सब में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। यह उसके जड़ में जो गांठें बना लेते हैं और उसी से जो एनवायरमेंट का नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण किया जाता है, यानी फिक्सेशन किया जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें जो फिनाल और फ्लेवोनाइड होता है ये इसके कारण, और इसका नाम भी है ऑस्मियम सैंक्टम। तुलसी का वैज्ञानिक ऑस्मियम ऑस्मियम सैक्टम है। किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टा का जो रक्त है वो सफेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो जो काटन होता है, यानी जो कपास होता है वह प्रोटीन नहीं है, वह एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यह सेलुलोज होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। निम्न में से किस में प्रोटीन पाया जाता है? तो बाल में रेशमिया स्पाइडर सिल्क में पाया जाता है, स्पाइडर सिल्क पाया जाता है, खुर में होता है, नाखून में होता है और सींगों में होता है। यानी बाल में, स्पाइडर सिल्क में और खुर में और नाखून में और सींगों में, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? यानी अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ग्रंथि होती है, तो यह पैंक्रियास या अग्नाशय होता। और पैंक्रियास और अग्नाशय के बारे में एक और जान लें, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह लीवर होती है। पैंक्रियास से एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों निकलती, यानी इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। इससे इंसुलिन एंजाइम, ग्लूकागॉन एंजाइम और सोमेटोस्टेटिन, ये तीनों निकलते रहते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 निम्न में से क्या नहीं करता है? वह HIV टेस्ट नहीं शामिल करता है, जबकि इस बार जो NFHS6 आया है उसमें HIV टेस्ट को शामिल कर लिया गया। विटामिन B6 धान के चोकर में मिलता है। विटामिन B12 हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश विटामिन जो होते हैं मानव के शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, इसीलिए इनको इसेंशियल विटामिन्स कहते हैं और इनको हम बाहर से लेते हैं, यानी भोजन के रूप में लिया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक हैं, यानी बायोकैटलिस्ट हैं, जो हमारे शरीर में
जो जैव प्रक्रियाएं हैं उनको बढ़ा देते हैं या घटाते हैं। एंजाइम की यही, और सारे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां से उत्पादित हो, यानी एंजाइम जहां से निकलेगा वहीं पे अपना काम करेगा। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, क्योंकि इसमें लगभग सारे मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट, सारे कार्बोहाइड्रेट यानी सब कुछ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आयरन की कमी होती है। यह क्वेश्चन 2019 पीसीएस का है और आरओ एआरओ में आया हुआ था। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट यानी 100 क्वेश्चंस। अब हम लोग अगली वीडियो में यानी पार्ट फोर्थ में हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपके लिए लाभदायी रहा हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी लाभ मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।